जय हिंद स्टूडेंट। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जाना कि कौन कौन से ट्रेनिंग मेथड हैं, किन किन कंपोनेंट्स को हम ट्रेन कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट कर रहे थे, इसके अलावा क्या इफेक्ट थे एक्सरसाइज के हमारे बॉडी के ऊपर। आज हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स इंजरी। आज की क्लास में बेटा मैं आपको बताऊंगा कि स्पोर्ट्स इंजरी, इसके टाइप, उनके मैनेजमेंट की टेक्निक, किस तरीके से हम उन खेल के दौरान लगी हुई चोटों को ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उनसे किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं, मींस प्रिवेंशन, और कौन कौन से कारक हैं, मींस कॉजेज हैं जो स्पोर्ट्स में इंजरी की चांसेस को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा फर्स्ट एड, कि हम किस तरीके से किसी विक्टिम को या जिसको चोट लगी हुई है उसको किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं फर्स्ट एड को। ये सारी जानकारी आज की क्लास में मैं आपको दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो नोटबुक और पेन को अपने साथ रखें, क्योंकि यहाँ हम जब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे बेटा तो आप देखेंगे कि बहुत सारी इंजरीज है वो एक दूसरे के सिमिलर दिखाई देंगी, आपको एक जैसी दिखाई देंगी, उनमें माइनर से डिफरेंस है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पार्ट के लिए ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में मैं आपको बेटा पहले भी बता चुका हूं कि स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है। खेल के दौरान या उसकी प्रिपरेशन मतलब तैयारी के दौरान हमें जो चोट लगती है उसको हम स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात की जाए बेटा तो मैंने यहां इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया है। सबसे पहला है ऑन ऑकरेंस। ऑन ऑकरेंस मतलब हमने खेल में लगने वाली चोटों को या इंजरीज को ये किस तरीके से होती हैं उनके बिहाफ पे डिवाइड किया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ऑन ऑकरेंस। तो अगर ऑन ऑकरेंस की बात की जाए तो दो टाइप की है, एक तो हमारी एक्यूट और दूसरी ओवरयूज। देखिए आपने देखा होगा बेटा कि कभी कभी चोट सडन ट्रॉमा की वजह से लगती है, मतलब एकदम से लग जाती है। हम जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, हम गिर गए, चोट लग गई। तो इस तरीके की चोट जो है उनको हम कहते हैं एक्यूट। किस तरीके क्या कहते हैं बेटा? एक्यूट। एक्यूट इंजरी की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो इंजरी अकर ड्यू टू सडन ट्रॉमा। किसी एकदम से कोई झटका लगे, जर्क लगे या हम गिर जाए, उसकी वजह से जो चोट लगेगी उसको हम क्या कहेंगे बेटा? एक्यूट। वहीं बात की जाए ओवरयूज इंजरी की तो ऐसा तो होता नहीं हमेशा कि जो चोट है वो सडन ट्रॉमा की वजह से लगे, मतलब इंजरी इज ऑलवेज एक्यूट। कभी कभी हमने देखा है कि हम एक पर्टिकुलर पार्ट को ओवर यूज करते रहते हैं, हमारी बॉडी ज्यादा टायर्ड हो जाती है और उस टायर्डनेस की वजह से या उस थकान की वजह से हमें जो चोट लगती है उसको हम कहते हैं ओवर यूज। अगर बात की जाए दूसरे टाइप की जो है ऑन नेचर, तो उस कैटेगरी में ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। पहले वाला पोर्शन कंपटीशन स्टूडेंट्स के लिए था। और नेचर की बात की जाए तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी और जॉइंट इंजरी। एक्यूट इंजरी हो बेटा या ओवरयूज इंजरी हो, ये दोनों ही सॉफ्ट टिश्यू भी हो सकती हैं, बोन इंजरीज भी हो सकती है और जॉइंट इंजरीज भी हो सकती है। वहीं अगर पूछा जाए आपसे या क्वेश्चन बना के देखते हैं कि सर हमें ऐसी कोई पर्टिकुलर इंजरी बताइए जो एक्यूट हो या पर्टिकुलर ओवरयूज हो, वो ओवरयूज की वजह से ही हो रही हो। तो अगर बात की जाए बेटा स्ट्रेस फ्रैक्चर की, तो जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है बेटा वो ऑलवेज
ओवर यूज होता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर किसकी वजह से होगा? ओवर यूज की। स्ट्रेस फ्रैक्चर कभी भी एक्यूट इंजरी नहीं होगा। और बाकी जो इंजरीज हैं वो एक्यूट भी है और ओवर भी। तो आइए सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की बात करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखी है। कंपटीशन स्टूडेंट के लिए काउंटिंग बढ़ जाती है। अभी हम सीबीएसई के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला है हमारा स्प्रेन। स्प्रेन इंजरी जो है बेटा वो पार्टली और फुली ब्रेकडाउन ऑफ लिगामेंट की वजह से होती है। हमारे लिगामेंट्स जो होते हैं वो लिगामेंट फाइबर्स हमारे मसल्स को दूसरे मसल्स के साथ ज्वाइंट कर रहे हैं। अगर वो ब्रेक होते हैं तो जो इंजरी होगी दैट इज कॉल्ड स्प्रेन। वही बात की जाए स्ट्रेन की तो इट इज सिमिलर एज स्प्रेन, लेकिन स्प्रेन में क्या था बेटा, हमारे लिगामेंट ब्रेक कर रहे थे। क्या ब्रेक कर रहे थे? लिगामेंट। वही स्ट्रेन में टी से आप याद रख सकते हैं, स्ट्रेन टी मतलब टेंडन्स। अगर टेंडेंट्स ब्रेक होते हैं या मसल्स ब्रेक होते हैं हमारे बॉडी में, पार्टली और फुली ब्रेकडाउन ऑफ टेंडेंट्स और मसल्स, तो वो हमारे लिए इंजरी कराएगी स्ट्रेन। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं टी स्टैंड फॉर टेंडेन। आप टी से टेंडेंट याद रखेंगे और अगर ये लिगामेंट इंजरी है तो वो स्प्रेन। फिर बात करते हैं कंट्यूजन की और बुर्शिस की। तो बेटा ये दोनों भी सिमिलर ही हैं। कोई हार्ड सरफेस लाइक बॉल, बैट, ठीक है, अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट खुद से आके या इनडायरेक्ट हम किसी दीवार से जाके टकरा जाए तो ये दोनों में से कोई इंजरी अगर कर सकती है। मैं आपको इनका डिफरेंस बता रहा हूं। अगर जो हमारा इंजर्ड पार्ट है वो नियर है बोन रीजन के तो इंजरी होगी कंट्यूजन, और नहीं है तो वो ब्रुशेस होगी। एग्जांपल से समझते बेटा, आपने देखा हो अगर आपका माथा मींस फोरहेड जब किसी बॉल से यानी कि दीवार से टकराता है तो एक जो इंजर्ड पार्ट है वहां की जो स्किन है वो अपवर्ड रेस करती है। मैं अपवर्ड रेस करने का कारण बता दे रहा हूं आपको। जो इनर ब्लड वेसल्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं और इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट होने लगता है हमारी बॉडी में, जो क्या करता है उस एरिया को ब्लूइश कर देता है, मतलब नीले कलर का। अगर इंजरी में वो जो इंजर्ड पार्ट है उसकी स्किन अपवर्ड रेस कर रही है तो वो कंट्यूजन है, अदरवाइज इट इज कॉल्ड ब्रुशेस। अगर इंजर्ड पार्ट बोन के पास में तो वो स्किन अपवर्ड रेस करेगी, और इस कंडीशन में फोरहेड पे अगर हम बात करें तो मोर नंबर ऑफ चांसेस हैं कि जो इंजरी होगी वो कंट्यूजन। वहीं अगर बाइसेप्स की बात की जाए, कोई बाइसेप्स पे आके बॉल टकराए या आपके स्टमक पे आके बॉल टकराए तो वो जो इंजरी होगी बेटा वो ब्रोशिस होगी। फिर बात करते हैं एब्रेशन की, जिसको हिंदी में कहते हैं खुरचट। आपने देखा हो जब हम किसी सरफेस पे, हार्ड सरफेस पे गिर जाते हैं ड्यू टू सडन फॉलिंग डाउन ओवर अ रफ सरफेस, तो जो हमारी टॉप स्किन लेयर होती है दैट इज कॉल्ड म्यूकस। हमारी जो टॉप स्किन लेयर होती है बेटा म्यूकस, वो स्क्रैच हो जाती है, रब हो जाती है, अपनी जगह से हट जाती है, और आफ्टर सम टाइम वहां एक ब्लैक सरफेस डेवलप हो जाता है, दैट इंजरी इज कॉल्ड एब्रेशन। इन सीजन और लैक्रेशन की बात की जाए बेटा तो ये दोनों भी सिमिलर हैं। आपने देखा हो सर्जरी के ड्यूरेशन में डॉक्टर्स जिसको ऑपरेट कर रहे हैं उसकी बॉडी पे कट लगाते हैं। जो सर्जिकल कट है दैट इज कॉल्ड इंसिजन। तो कट बाय ए शार्प एज और ऑब्जेक्ट, कट बाय ए शार्प एज और ऑब्जेक्ट, इफ दे आर ऑलवेज कवर्ड विद स्टिचेस, अगर हम उन पे हमेशा टाके लगाएंगे यानी कि स्टिचेस लगाएंगे तो वो कहलाएंगे हमारे लिए इंसिजन, अदरवाइज दे आर कॉल्ड लैक्रेशन। सपोज करिए
चोट लगी और उस चोट पे टाँके नहीं आए, एंटीसेप्टिक लगाया डॉक्टर ने और वो चोट की ड्रेसिंग की, तो वो चोट मेरे लिए क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक। वहीं कोई सर्जिकल कट है तो वो कवर्ड होगा स्टिचेस से और वो कहलाएगा हमारे लिए इंसिडेंट। इसके अलावा अगर कंपटीशन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बेटा, तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में पंक्चर भी आता है, ठीक है। पंक्चर इज ऑल्सो बाउंड, मतलब कट, जिसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो आउटसाइड फ्लो करता है बॉडी से थ्रू इंजर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ। हमारी जो दूसरी कैटेगरी है वो है बेटा बोन इंजरीज या फ्रैक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर की बात की जाए तो वेरियस क्लास में मैंने क्लासिफाई कर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल फ्रैक्चर की। सिंपल फ्रैक्चर में बेटा क्या होता है, जो बोन होती है वो ब्रेक होती है और वो आउटर स्किन को कोई डैमेज नहीं करती। बोन ब्रेक बट डज नॉट डैमेज आउटर स्किन। हमारी आउटर स्किन को, हमारे टिश्यूज को वो ब्रेक नहीं करती है, तो वो जो ब्रेकिंग ऑफ बोन है दैट इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर। अगर इसी में वो हमारी आउटर स्किन को या टिश्यूज को डैमेज कर दे तो इट इज कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर में बोन ब्रेक हो रही थी और कंपाउंड फ्रैक्चर में बोन ब्रेक होने के बाद हमारी आउटर स्किन को डैमेज कर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की बात करते हैं बेटा। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है, आपने टर्मिनोलॉजी सुन रखी हो, हेयर लाइन फ्रैक्चर, यानी कि माइन्यूट फ्रैक्चर जो जिसमें हेयर लाइन क्रैक आता है या बोन हमारी बैंड होती है, दैट फ्रैक्चर इज कॉल्ड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसके बाद स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर में बेटा क्या होता है, ड्यू टू ट्विस्टिंग फोर्स, कभी कभी हम खेल रहे होते हैं और कोई हमारा काफी फोर्स के साथ अगर हाथ पैर ट्विस्ट कर दे तो उस सडन जर्क की वजह से कभी कभी बोन ब्रेक हो जाती है। दैट फ्रैक्चर ड्यू टू सडन ट्विस्टिंग फोर्स इज कॉल्ड स्पाइरल फ्रैक्चर। अगर ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से वो फ्रैक्चर हो रहा है तो वो स्पाइरल फ्रैक्चर कहलाता है। इंपैक्ट फ्रैक्चर की बात करते हैं बेटा। इंपैक्ट फ्रैक्चर के केस में हमारे जो बोन ब्रेक होती है वो दूसरी जो बोन होती है उसको या उसके जॉइंट को जाके डैमेज करती है। एक बोन टूटेगी और दूसरे बोन के जॉइंट्स के एंड में जाके टकरा जाएगी, दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर की बात की जाए तो बेटा जैसा कि इसका नाम है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर के केस में बेटा बोन जो ब्रेक होती है वो किसी इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करती है। बोन ब्रेक होगी और हमारे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करेगी। एग्जांपल के लिए देखते हैं बेटा, एक्सीडेंट की ड्यूरेशन में अगर हमारे रिब्स बोन डैमेज होते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि वो हमारे किसी ना किसी इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करें। क्यूमुलेटेड फ्रैक्चर के केस में जो हमारी बोन ब्रेक होती है वो स्मॉल पीसेस में होती है। लाइक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम, जब पुराने टाइम में चक्की चलाते थे तो गेहूं उसमें डाला जाता था या चना, इस तरीके की चीजें, और वो चक्की जब रोल करती थी तो उसको छोटे छोटे पीसेस में, फिर बाद में वो एक अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से स्मॉल पीसेस में ब्रेक अगर बोन हो रही है कई सारी पीसेस में तो दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटेड फ्रैक्चर। बात की जाए ओब्लिक्यू फ्रैक्चर की, तो ओब्लिक्यू फ्रैक्चर के केस में बेटा हमारी जो बोन है वो डायगोनली ब्रेक करेंगी। सपोज करिए, लेट सपोज इट इज अ बोन, और अगर इस शेप में ये ब्रेक हो रही है
डायगोनल में ब्रेक हो रही है तो इट इज कॉल्ड ओब्लिक्यू फ्रैक्चर। वहीं अगर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर की बात की जाए बेटा, तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के केस में हमारी जो वर्टिब्रा यानी वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन होती हैं उनमें डैमेज होता है। अगर वर्टिब्रल कॉलम की बोन में डैमेज हो रहा है तो दीज आर कॉल्ड, दैट फ्रैक्चर इज कॉल्ड ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर को मैं लास्ट में लूंगा। फिर हम बात करते हैं डिप्रेस फ्रैक्चर की। बेटा डिप्रेस फ्रैक्चर के केस में हमारी स्कल की जो अपर बोन होती है, अपर स्कल बोन, वो इनवर्ट चली जाती है ड्यू टू फोर्स, वो थोड़ी सी नीचे की तरफ झुक जाती है। दैट फ्रैक्चर इज कॉल्ड डिप्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर हमारा लास्ट। स्ट्रेस फ्रैक्चर मैंने आपको बताया जैसे कि बेटा ओवर यूज इंजरी है, हम अगर बार बार उस पर्टिकुलर पार्ट को यूज करते हैं तो इस टाइप की इंजरी अगर होती है। स्ट्रेस फ्रैक्चर के लिए को समझने के लिए आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा बेटा बास्केटबॉल प्लेयर जब भी लॉन्ग शूट करते हैं बास्केटबॉल को तो वो जंप लेते हैं। उस जंप के कारण क्या होता है, वो जब जंप लेते हैं तो लैंडिंग की ड्यूरेशन में उनकी जो एंकल होती है वो सरफेस के साथ टकराती है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होता है। इस एक्टिविटी को रिपीट करते रहने की वजह से उस पर्टिकुलर प्लेस की जो बोन होती है वो ब्रेक हो जाती है। तो दैट फ्रैक्चर इज कॉल्ड स्ट्रेस फ्रैक्चर। फिर हम जॉइंट इंजरी की तरफ चलते हैं। जॉइंट इंजरी, डिसलोकेशन ऑफ जॉ, शोल्डर और हिप। डिसलोकेशन का मीनिंग है जो हमारी बोन है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा मूव करता है। रीजन ड्यू टू सडन जंप और बिग मसल्स। अगर जॉ मूव करेगी तो दैट इज कॉल्ड डिसलोकेशन ऑफ जॉ। शोल्डर बोन, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। हिप बोन यानी कि फीमर अगर अपनी जगह से हटती है तो दैट इज कॉल्ड डिसलोकेशन ऑफ हिप। वहीं बात की जाए कि कौन कौन से कारण हैं यानी कि कॉजेज हैं जो इस तरीके की स्पोर्ट्स इंजरी को जन्म देते हैं, या कौन कौन से मेथड है जिससे हम स्पोर्ट्स इंजरी को या उनके चांसेस को कम कर सकते हैं, यानी प्रिवेंटिव मेथड। देखिए बेटा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें और चोट ना लगे। देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ इंजरी, इंजरी के चांस हमेशा रहते हैं, लेकिन हम उन चांस को कम कर सकते हैं। तो मैं आपको कॉमन कॉजेज बता दे रहा हूं जो आप कहीं भी कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला मैंने बनाया है, कॉजेज माइनस नॉट इज इक्वल टू प्रिवेंशन। कॉजेज में से अगर हम नॉट हटा देंगे तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगी हमारी प्रिवेंशन, या हम ये भी कह सकते हैं प्रिवेंशन प्लस नॉट इज इक्वल टू कॉज। अगर प्रिवेंशन, बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का आएगा। तो 5 मार्क्स में के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम 5 पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट है। आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। आइए हम कॉजेज देखते हैं, फिर हम प्रिवेंशन के मेथड बनाएंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। सबसे पहला कॉज लेते हैं हम इम्प्रॉपर वार्मिंग अप। इम्प्रॉपर वार्मिंग अप में से अगर मैं नॉट हटा दूं यानी कि इम्प्रॉपर हटा दूं और कन्वर्ट हो जाएगा वो इम को हटा के वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉपर में,
तो प्रॉपर वार्म अप एक प्रिवेंटिव मेथड। वार्म अप होता क्या है, हम फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से पहले लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं। उन एक्सरसाइज से हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है और उस इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर की वजह से हमारी जो बॉडी है या हमारे जो बॉडी मसल्स हैं वो टोन्ड हो जाते हैं, मतलब रेडी पोजीशन में हो जाते हैं। वार्मिंग अप हम एक्टिव मेथड से भी कर सकते हैं और पैसिव मेथड से भी कर सकते हैं। पैसिव मेथड हम उस कंडीशन अडॉप्ट करते हैं जब हम एक्टिव मेथड परफॉर्म करने लायक नहीं होते। अगर मैं वार्मिंग अप इम्प्रॉपर तरीके से कर रहा हूं तो वो कॉज हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से कर रहा हूं तो वो प्रिवेंशन का मेथड। इसी तरीके से इनएडुकेट न्यूट्रिएंट यानी कि इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट, अगर मैं न्यूट्रिशन को यानी कि न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स को प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम नहीं कर रहा हूं तो उसकी वजह से मुझे इंजरीज हो सकती हैं। यहां से भी नॉट हटाएंगे यानी कि इट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारा प्रिवेंटिव मेथड हो जाएगा। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट की बात की जाए, जो मेजर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है यानी मैक्रो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी सेकेंड यूनिट स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में। इसके बाद प्रॉपर या इम्प्रॉपर टेक्निक, अगर हम इम्प्रॉपर टेक्निक यूज कर रहे हैं स्पोर्ट्स में तो वो हमारे लिए कॉज हो जाएगा, और प्रॉपर प्रिवेंटिव मेथड। इसी तरीके से इनसफिशिएंट इक्विपमेंट या लो क्वालिटी ऑफ स्ट्रेंथ इक्विपमेंट या इम्प्रॉपर इक्विपमेंट, अगर इम्प्रॉपर इक्विपमेंट है तो वो हमारे लिए कॉज हो जाएगा, प्रॉपर इक्विपमेंट हमारे लिए प्रिवेंशन का एक मेथड हो जाएगा। अनइथिकल ऑफिसेटिंग यानी कि इम्प्रॉपर ऑफिसेटिंग हो रही है, एम्पायरिंग अच्छी नहीं हो रही तो कॉज प्रॉपर एम्पायरिंग। इम्प्रॉपर इक्विपमेंट से प्रॉपर इक्विपमेंट, इम्प्रॉपर सरफेस से प्रॉपर सरफेस, प्रॉपर फैसिलिटी, ये सारे कॉजेज और प्रिवेंशन के मेथड हैं। आप इस तरीके के और भी कॉजेज और भी प्रिवेंशन के मेथड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा अपनी नोटबुक में। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, यानी कि सबसे पहले हमने जाना इंजरी क्या होती है, किस टाइप की होती है, किस तरीके से हो रही थी, क्या कारण थे, किस तरीके से बच जा सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि चांस रहते हैं तो किस तरीके से हम उनको ट्रीट कर सकते हैं यानी मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के दो मेथड हैं, प्राइस और माइस मेथड। जो हमारा राइस है ये प्राइस भी हो जाता है और प्राइसर भी हो जाता है। माइस आइस मतलब बर्फ कॉमन है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइसर मेथड की, यानी कि मैं कंप्लीट मेथड की बात करता हूँ। P स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन, प्रिवेंशन और प्रोटेक्टिव मेजर लेने हमें। उसके बाद R स्टैंड फॉर रेस्ट, हम आफ्टर अकरेंस ऑफ इंजरी जो भी विक्टिम है वो रेस्ट लेगा। रेस्ट के बाद बेटा अगर वो इंजरी ओपन इंजरी नहीं है, मतलब ब्लड हमारी बॉडी से आउटफ्लो नहीं कर रहा है, तो हम एप्लीकेशन ऑफ आइस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ आइस के लिए आप आइस क्यूब ले सकते हैं कॉटन क्लॉथ में, और आफ्टर 1 to 2 आवर आप अप्लाई कर सकते हैं 15 से 20 मिनट। कंप्रेशन, C स्टैंड फॉर कंप्रेशन, जो हमारा इंजर्ड पार्ट है उसको टाइट करके रखना है, मतलब बांध के रखना है, जिससे कि जो इम्प्योर ब्लड है वो हमारी बॉडी में फ्रीली सर्कुलेट ना हो। E स्टैंड फॉर एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब बेटा जो हमारा इंजर्ड पार्ट है वो हमारे हार्ट के लेवल से ऊपर रहेगा, थोड़ा अबव रहेगा 48 से 72 घंटे के लिए, यानी कि 48 to 72 आवर्स। लास्ट R स्टैंड फॉर रिहेबिलिटेशन,
आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम इंजरी बेटा हमने ऐसा देखा है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्लाइन कर जाती है, तो स्ट्रेंथ को रिगेन करने के लिए हम रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज की हेल्प लेते हैं। ICE कॉमन था। M स्टैंड फॉर मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मीनिंग बेटा जो इंजरी के बाद जो विक्टिम है वो सिचुएशन को एनालाइज करेगा, इफ ही और शी इज एबल टू परफॉर्म एक्टिविटी फर्दर तो वो उस एक्टिविटी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। मैं आपको बता दूं बेटा एप्लीकेशन ऑफ आइस ओपन इंजरी के केस में नहीं लगेगी, यानी कि इट डज नॉट इंप्लीमेंट इन केस ऑफ एब्रेशन, लैक्रेशन एंड इंसिजन। इसके अलावा आप कंपाउंड फ्रैक्चर के केस में इसको अप्लाई नहीं कर सकते। आइए अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है बेटा फर्स्ट एड। सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट एड है क्या। जो प्राइमरी हेल्थ, आई एम नॉट स्पीकिंग द वर्ड ट्रीटमेंट बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट। लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि फर्स्ट एड इज अ ट्रीटमेंट, लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स अ हेल्प, ये एक दूसरे की मदद है। तो डेफिनेशन दोबारा देखते हैं। फर्स्ट एड इज अ प्राइमरी हेल्प टू अ विक्टिम ऑफ सडन इलनेस और एक्सीडेंट। हम जो प्राइमरी हेल्प देते हैं किसी को, किसी की चोट लगी हुई है, किसी को कोई सडन से बीमारी हुई है, बिफोर द अराइवल ऑफ मेडिकल एड। जो मेडिकल पर्सनल्स हैं उनके आने से पहले, यानी कि ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले हमारी जो भी हेल्प है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। अगर बात की जाए कि फर्स्ट एड कहां से आया, किस तरीके से ये टर्म ओरिजिनेट हुआ, तो 1879 में ये फर्स्ट टाइम सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन, इंग्लैंड की एक एसोसिएशन थी, उसने इस वर्ड को ओरिजिनेट किया। 1894 में एक नया वर्ड आया जिसका नाम है फर्स्ट एडर, यानी कि जो पर्सन मेडिकल एड प्रोवाइड कराता है, फर्स्ट एड प्रोवाइड कराता है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट एड। ये टर्म पहली बार 1894 में आया था। अगर टाइप की बात की जाए कि फर्स्ट एड के टाइप क्या होते हैं, तो फर्स्ट एड दो टाइप का है, सेल्फ एड और फर्स्ट एड। सेल्फ एड के केस में बेटा हम अपनी हेल्प सेल्फ से करते हैं, और फर्स्ट एड के केस में कोई दूसरा हमारी हेल्प करता है। बात की जाए इसके एम की कि फर्स्ट एड के क्या एम होते हैं, तो फर्स्ट एड का एक ही एम है, प्रिजर्व लाइफ ऑफ विक्टिम, यानी कि जो भी एक्सीडेंटल पर्सन है, विक्टिम है, इलनेस से परेशान है, उसकी लाइफ को तब तक बचा के रखना है, उसकी लाइफ को बचा के रखना ही हमारा प्राइमरी उद्देश्य है, यानी कि प्राथमिक उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो एक तो प्रिजर्व लाइफ, दूसरा एलिवेट पेन, हमारी जो इंजर्ड पार्ट है उससे जो पेन है उसको, उसकी इंटेंसिटी को डिक्लाइन करना। इसके अलावा एक मोरल सपोर्ट प्रोवाइड कराना विक्टिम को। मोरल सपोर्ट एक्सीडेंटल इलनेस के केस में काफी इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि अगर हम रेगुलर विक्टिम के साथ बात करते रहेंगे तो उसकी बॉडी कॉन्शियस बनी रहेगी, अनकॉन्शियस नहीं होगी। इसके अलावा बेस ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड कराना, जो इंजर्ड पार्ट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड देना। इसके अलावा जो कंडीशन है उसको वर्स नहीं होने देना, यानी कि बहुत ही ज्यादा बुरा नहीं होने देना बिफोर द अराइवल ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के आने से पहले हमें कोशिश करनी है कि जो इंजर्ड पार्ट है वो सही से बना रहे। तो बेटा ये था हमारा कंबाइंड यूनिट फिजियोलॉजी, ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स इंजरी। अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात की जाए तो ये दोनों यूनिट मिलके लगभग आपके 20 मार्क्स के सिलेबस को कवर करते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट में वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट रह गए हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। थैंक यू।